जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी का 12th लेवल पर जो भर्ती 2023 में आई हुई थी, जो कुल 12,000 प्लस पद थे, जिसके लिए इसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के ऊपर जो एडिटोरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका प्रत्येक दिन एक एक सेट का डिस्कशन किया जाएगा। तो यदि आप लोग को पहले से इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन किया जाएगा। इसमें सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, लेकिन उसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। यही अगर नियुक्ति कहा जाए तो नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति किसी भी हाईकोर्ट को, लेकिन शपथ दिलाएगा जिस राज्य में वह पद ग्रहण करेगा ना, उस राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो यह जो है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव का विवादों का निपटारा यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसका है? मतलब कैसा अधिकार है यह? तो भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का जो अधिकार है यह संविधान के द्वारा ही मिला गया है, यानी यह संवैधानिक अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें यह भी कहा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, वो है विधिक अधिकार है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है? यहाँ पदेन अध्यक्ष बोल रहा है सिविल सेवा बोर्ड यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इसका होता है कैबिनेट सचिव। ये सभी तो नेता का है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सब नेता, लेकिन अध्यक्ष होता है सिविल सेवा बोर्ड का कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर डी। छठा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। मतलब कैसे हम लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं? तो इसमें है कि जब लोकसभा के सभी सदस्य ना बहुमत से पारित कर दें, यानी लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा है लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, मतलब कैसे मानेंगे कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो हमारा शासक है, कहा एक तरह का राष्ट्रपति को शासक ही कहा जाता है, वह वंशानुगत नहीं है। यानी यहाँ भी कोई भी शासक जो है वंशानुगत नहीं है, यानी वंशानुगत नहीं है तो कैसा है? गणतंत्रात्मक है। ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण, यह तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। 1913 में पटना अनुशीलन समिति की, पटना में जो एक अनुशीलन समिति उसका शाखा का स्थापना किसने किया? तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा सचिन सन्याल ने किया था पटना में। ऑप्शन नंबर सी, सचिन सन्याल। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल है बेगूसराय में स्थित जो है कांवर पक्षी विहार, कांवर झील,
यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है, यानी विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत एवं पाकिस्तान में स्थित थी। और पहली ग्रामीण सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी जीवन अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। जीवन का अंतिम दौर में किसने जैन धर्म को अपना लिया? तो यह था मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से कौन सा जो कला है वह ग्रीक कला एवं बौद्ध कला के मिश्रण के नाम से जाना जाता है? ग्रीक कला एवं बौद्ध कला के मिश्रण से नाम से जाना जाता है, तो ये है गांधार कला। ग्रीक यानी यूनान तरफ है, और बौद्ध जो कि भारत है, यानी दोनों की सीमा पर किस जगह पड़ता है? गांधार, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। गांधार से इलामी से दोनों का मिक्सिंग मिलता है, गांधार से, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम दिल्ली के आमिरों का दमन किसके द्वारा किया गया? कौन सा शासक है जो सबसे पहले दिल्ली में आमिरों का दमन किया गया था? तो यह किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। सबसे पहले आमिरों का दमन इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 15वां है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि लगभग 80 से 84 के बीच हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, यानी ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग था। और तृतीया के सामने कर्नवालिस, चौथा में वेलेजली। 16वां नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। इसी के समय तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था और उसने देखा कि इतना कम सदस्य कांग्रेस में शामिल है, उसी के उपहास के तौर पर कहा था क्या कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, एम.जी. रनाडे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो वह थी भूराजस्व व्यवस्था, यानी विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, जिस कारण वह काफ़ी विकसित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी, भूराजस्व व्यवस्था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो जैनपुर में किस मुगल बादशाह, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने कि जैनपुर में फतवा जारी किया था? तो यह ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर के समय में ऐसा घटना हुआ था क्या कि जैनपुर में उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि नीचे दिए गए घटनाओं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट सत्याग्रह, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका हम देखते हैं कि सबसे पहले सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो यदि हम ABCD लिखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919, यानी डी का तो 3 हो जाएगा, ये कन्फर्म है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत शहर का अधिवेशन, यानी कोई भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दिसंबर में, तो नंबर 4 नंबर में 2 दिसंबर 1919 दिया गया है, तो इसका 4 हो जाएगा। ऐसा हम फिर ऑप्शन में देख लेंगे। और पहले रोलेक्ट एक्ट आएगा, उसके बाद ना सत्याग्रह होगा, तो इसका भी 1 का 1 हो जाएगा। पहले मार्च, उसके बाद अप्रैल, तो 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है 1 2 4 3, तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाया है भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, उसका आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम क्या है? तो सबसे हाईएस्ट तो बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद देखते हैं तो इधर चीन के साथ काफ़ी है, फिर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान के साथ,
उसके बाद नेपाल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। कौन कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? कहाँ पर जो धारवाड़ नहीं है? तो यानी हम इसमें देख लेंगे जो विंध्य क्रम का होगा, धारवाड़ यानी दक्षिण पूर्व की तरफ जो है सभी जिले वो धारवाड़ में आते हैं, और दक्षिण पश्चिम की तरफ जो सारे जिले हैं वो विंध्य क्रम में आते हैं। तो दक्षिण पश्चिम में रोहतास कैमूर है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, रोहतास। रोहतास धारवाड़ क्रम के नहीं है, यह कौन से क्रम का है? विंध्य क्रम के चट्टान का है। क्वेश्चन नंबर 23, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। पहला है इसका निर्माण सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा किया गया, तो ठीक है, इसका निर्माण BRO ने किया है, ऑप्शन में एक सही है। यह मनाली एवं लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, मनाली से लाहौल जोड़ती है, 2 भी सही है। 3 है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, पीर पंजाल श्रृंखला में है, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये भी बात तो सही है, यानी चारों का चारों बात बिल्कुल सही लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 24, नर्मदा घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी या सतपुरा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, सतपुरा एवं विंध्याचल के बीच स्थित है। तो सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो ये चुनने के लिए बदल जा रहा है, पहला बादाम पहाड़ी, डलजी हारा पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी, नुआ मुंडी पहाड़ी। इसमें भी वैसे आप कर सकते हैं एक ABCD, ABCD। कुद्रेमुख सबको पता है कर्नाटक, यानी 4, ठीक। नुआ मुंडी कहाँ का है? तो झारखंड का है, ठीक है। बादाम पहाड़ी ये कहाँ है? तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा। और डल्ली राजहरा पहाड़ी, ये डल्ली राजहरा पहाड़ी छत्तीसगढ़। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में, 2 3 4 1। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? यानी किस देश में स्थित है अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी? माउंट किलिमंजारो, यह तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में, ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो आती है उसके प्रभाव की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो किधर से आती है? दक्षिण पश्चिम से आती है, उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची फर्स्ट को 2 के साथ सुमेलित करने के लिए, ठीक। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान का दुशानबे, किर्गिस्तान का बिम्स्केक और तुर्कमेनिस्तान का अशागाबाद, यानी इसका सब खुद मिला हुआ ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा के अवमूलन का सबसे संभावित प्रभाव है? यानी जब मुद्रा का अवमूलन, यानी मुद्रा जब घटता है तो संभावित प्रभाव क्या होता है? जब मुद्रा का दाम घट गया है तो स्वाभाविक है निर्यात में वृद्धि हो जाएगा, बाहर का आदमी सस्ता मिल रहा है तो लेके जाएगा, तो निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेता है तो उसे सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सा RBI से संबंधित नहीं है? मतलब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा काम नहीं करता है? ऋण नियंत्रण करता है, मुद्रित नोट जारी करता है, जनता का पैसा उधार देता है तो नहीं, ये वाणिज्य बैंक देता है, या जनता को पैसा उधार नहीं देता है। वाणिज्य बैंक जनता को पैसा उधार देता है, RBI बैंकों को पैसा उधार देता है, यानी अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंक को धन उधार देता है कौन? RBI, यानी ये सही है। केवल ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, केवल 3।
क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में था? तो पहला में तो आत्मनिर्भर, दूसरा स्व उत्पादकता, जब दोनों को मिला देंगे तीसरा पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि भारत आत्मनिर्भर भी होगा और स्व उत्पादक यानी खुद उत्पादन करेगा अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुजनेट्स। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? IMF एवं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियमन करता है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिए हैं? तो किसे दिए हैं? तो बांग्लादेश को भारत ने 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दे दिए हैं। किसको? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कौन सा समर्थन मूल्य रखा है? यानी MSP कितना है धान का? तो 2183 रुपया भारत सरकार ने 23-24 के लिए धान का MSP कितना रखा है? 2183। ऑप्शन नंबर सी। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, पोषण भी पढ़ाई भी। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है उसका कुल वजन लगभग कितना है? तो चंद्रयान 3 का लगभग कुल वजन है 3900 किलोग्राम। 3900 किलोग्राम चंद्रयान 3 का लगभग वजन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यावरण दिवस 23 का थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, यानी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? किस राज्य का है दुबराज चावल जिसे GI टैग दिया गया? यह छत्तीसगढ़ राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य एवं उसके राज्यपाल का सही क्रम सुमेलित नहीं है? तो हाल ही में केरल के राज्यपाल बने हैं मोहम्मद यानी आरिफ मोहम्मद खान। नागालैंड के बने हैं ला गणेशन। त्रिपुरा के बने हैं गुरमीत सिंह, ये गलत है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के हैं और राजस्थान के कलराज मिश्र हैं राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। यहाँ गुरमीत सिंह गलत है, जो कि उत्तराखंड के हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 में कुल कितने टीम भाग ले रही है? तो 23 में कुल टीम भाग ले रही है 10 टीम। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 10 टीम भाग ले रही है 2023 में। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो PK शाही। PK शाही को हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए, PK शाही। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला गया है? 23 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को मिला है। ऑप्शन नंबर बी। एनी एर्नॉक्स को तो मिला था 2022 का, या 2023 का। जॉन फॉसे, ऑप्शन नंबर बी। नागे बाजा
शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यानी नागे बाजा शब्दावली खेल जूडो से संबंधित है। किससे है? जूडो से। जूडो से संबंधित है नागे बाजा। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है? 47। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है? तो यह है पंचम पीढ़ी की। पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है प्रोलॉग। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए रोम में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए रोम में। नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह है महाराष्ट्र के साथ। ऑप्शन नंबर बी। तो महाराष्ट्र के साथ संबंध है नक्टा लोक नृत्य का। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। निखिल बनर्जी कौन चीज थे? तो सितार वादक थे। ठीक। जनरेटर यानी डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर यह फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होता है तो उस समय लाल रंग का जो परास होता है वह 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रबलता जो ध्वनि की कंपनी के आयाम द्वारा। बल और आवेग में तो जानवर करते बल लगता है तो कर सकते हैं प्रबलता आयाम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ऋणात्मक की तरफ धनात्मक वाला चल जाए, हाइड्रोजन गैस ऋणात्मक की तरफ, ऑक्सीजन गैस धनात्मक की तरफ। यहाँ बोला जा रहा है ऋणात्मक की तरफ, तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस चल जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई पड़ता है किसके कारण? तो लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई पड़ती है क्योंकि वह लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। कार्य का मान किन किन परिस्थिति में शून्य हो सकता है? तो कार्य का जो मान है वह जब विस्थापन शून्य हो या बल एवं विस्थापन की दिशा लंबवत हो, दोनों की दिशाएं लंबवत हो तो कार्य का मान शून्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी में, जहाँ की बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57। प्रतिरोध के दो तार को R1 तथा R2 समांतर क्रम में जब जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R1 गुना R2 बटे R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक। तो निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो रेडियो वेव का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? इस समय मिश्रण कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक है, जल भी यौगिक है, बचा इस्पात। इस्पात क्या है? इस्पात मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नालाइट या पोटेशियम का अयस्क है। कार्नालाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए कार्नालाइट पोटेशियम का अयस्क है। हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक इसका प्रयोग होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे क्या होते हैं? या एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी या एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में
चांदी का प्रतिशत होता है, यानी जर्मन सिल्वर में चांदी कितना प्रतिशत होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी बिल्कुल ही नहीं होता, यानी 0% होता है जर्मन सिल्वर में चांदी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा तो सर्वाधिक होती है जल की, लेकिन यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की? यह 4 गो में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा एल्कोहल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा एल्कोहल का होता है। ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्सीजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि जब ऑक्सीजन होता है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यह सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, तीनों का तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी टोटल का टोटल सही है। मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किस में किया जाता है? जब रासायनिक युद्ध होता है ना उस समय मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी रासायनिक युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? कौन सा ये चारों में जो विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह प्रतिशतक है, विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यह प्रतिशत है, विस्फोटक नहीं है। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? यानी पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को वातावरण के अनुसार क्या करते हैं? तो वातावरण के अनुसार कुछ नहीं करते, वो अपने शरीर का तापमान बनाए रखते हैं, जितना है उतना बनाए रखते हैं, उसे ही कहते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु। तो ऑप्शन नंबर डी। सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर सुंदरी। सुंदरी क्या है? सुंदरी नियोमेटोफोर है। अमरवेल यह चूसन मूल है। ए बी सी डी। नियोमेटोफोर है सुंदरी ए, अमरवेल है चूसन मूल, यानी इसका 2 ए का 2 2 का 1, सी का सिंघाड़ा भूमिगत जड़ है और प्याज भूमिगत तना है, यानी 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑर्थो आ गया तो हड्डी, यानी कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समापन होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समापन होता है? तो यह है छोटी आंत। सबसे अधिक कौन सा होता है? छोटी आंत में पाचन का भाग का समापन होता है। ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता होता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन में जस्ता होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग, हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत। तो 75 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। बाकी का जो 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग है उसे ऑन द व्हाइट बोर्ड पे बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।